तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में बात किया था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इसमें आपने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कामों को आसान कर देता है या हमारे कामों को करने में मदद कर देता है। जैसे हमको दही खाना है, तो दही खाने के लिए हमें क्या करना होगा, दूध में थोड़ा सा दही मिलाना होगा। तो जैसे थोड़ा सा हमने दही मिलाया दूध में, तो वो दूध क्या हो गया, दही में बदल गया आपको। तो यहाँ पर आपको दही बनाने की इच्छा थी, दही खाने की इच्छा थी, तो आपने थोड़ा सा दही मिला दिया। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दूध से दही को बदल देते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको ब्रेड खाने हैं, केक खाने हैं, तो ये सभी बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही सहारा लेना होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है आपको, तो ब्रेड और केक बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट को भी क्लीनिंग करने में मदद करते हैं। तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। अब इसी में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भाई वो दही बनता कैसे है, ब्रेड बनता कैसे है। तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए दही बनाना है, तो सिर्फ आपने क्या किया, गर्म दूध में आपने क्या किया, थोड़ा सा दही मिला दिया तो दही बन जाता है। तो नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल होता क्या है अंदर में, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें है बच्चों कि जो दही होता है वो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है आपको, तो लैक्टोबैसिलस है ना, बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे डबल एल होगा, लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यह दही बनाने में दही बनाने में मदद करता है। अगर आप उस दूध में आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम नहीं डालोगे तो आपका दही बनने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो आप दही डालते हो उस दही में ऑलरेडी क्या होता है, पहले से लैक्टोबैसिलस होता है। और उस दही को आपने क्या किया, अधिक से मान लीजिए आपने बड़ा सा बर्तन ले लिया, इस बर्तन मान लीजिए इसमें रखा हुआ आपको, है ना, 5 लीटर दूध रखा हुआ है ना, जिसका आप दही बनाना चाहते हो। तो आपने 5 लीटर दूध ले लिया आपने, और इसमें क्या किया आपने, एक चम्मच क्या किया आपने, इसमें थोड़ा सा दही मिला दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। और एक चीज ध्यान रखना है, यह क्या होना चाहिए आपको, तो हल्का सा वार्म मिल्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडा दूध में डाल देंगे, और ऐसा नहीं कि खूब गर्म में डाल देंगे। तो ये वार्म मिल्क है, गर्म दूध है। तो इस गर्म दूध में क्या किया हमने, थोड़ा सा आपको दही मिला दिया। एक्चुअली उस दही में क्या था, तो बहुत अधिक मात्रा में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे आपको। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जैसे उसमें दही मिला है तो उसको क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गई। उस फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, वो तेजी से अपना मल्टीप्लाई करता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है ना। और वो धीरे धीरे क्या होता है, उस दूध को वह दही में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से आपका दही तैयार हो जाता है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे मान लीजिए ये महिला क्या कर रही है, तो ये दूध ले रखी है, इस दूध में क्या करें, चम्मच देख रहे हो दही मिला रही है। जैसे इसमें दही मिला दिया इन्होंने, कुछ समय के बाद देखोगे कि ये सारे के सारे दूध क्या हुआ, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटा, या मान लीजिए गर्मी के दिनों में होता है तो अभी आपको जल्दी पक जाएगा और बन जाएगा वो। ये चलिए, इसके अलावा मान लीजिए आपको ब्रेड बनाना, तो क्या करोगे, तो कहा कि ईस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कॉमन फूड आइटम्स। कहा कि बहुत सारे जो कॉमन फूड आइटम्स हो गए, जैसे हो गया ब्रेड हो गया, और मान लीजिए ब्रेड खाने की इच्छा हो रही है, ब्रेड बनाना है, तो वो कैसे बनेगा आपको, उसके लिए क्या चाहिए, हमें ईस्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जैसे हम ईस्ट डाल देंगे हम मैदा में हम, तो क्या हो जाएगा, वो उसको है ना फ्लफी बना देगा। फिर उसको बेक कर देंगे तो ब्रेड बन जाएगा। इसके अलावा केक बनाना है ना, केक बनाना है तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। या पेस्ट्रीज बनाना है आपको, जितने भी पेस्ट्रीज है ना, ये सब बनाने हैं, तो ये भी आपको ईस्ट की मदद से बन जाएगा। इडली बनाना है या ढोकला बनाना है, तो ये सारे जो फूड आइटम्स आपको प्रिपेयर करना है, यह सारे के सारे किससे बनेगा, आपको ईस्ट की मदद से बनेगा आपको। अब ये कैसे होता है, तो करा कि ईस्ट प्रमोट्स
Yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. आपने क्या किया, मान लो कि एक हमने बर्तन ले लिया, हमने ये बर्तन ले लिया, इस बर्तन में क्या किया हमने, तो मैदा को गूंथ करके रख दिया, गूथा हुआ मैदा इसमें रखा हुआ, इस गूथा हुआ डग है में हमने क्या किया, तो ईस्ट मिला रखा है। अब जैसे ईस्ट मिला रखा है तो ईस्ट क्या होगा, रिस्पिरेशन करेगा, जब वो सांस लेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो, तो जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वहां से बुलबुला लिखेगा, बबल ऑफ द गैस फिल द डग, वो जो गुथा हुआ आटा था उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिल गया एंड इंक्रीजेस द इट्स वॉल्यूम। अब मान लीजिए गुठा हुआ आटा इतना ही दूर में था, आप जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ले रखा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसमें हमने नीचे में, एक मिनट, ये जो हम देख रहे हो कि इसमें ऊपर वाला देखो, आप ऊपर वाले स्क्रीन में हमने क्या था, आटा गूंथ के रख लिया था हमने, या मैदा उसको गूंथ के रखा था, इसमें ईस्ट मिला दिया था। जैसे कुछ समय के बाद देखेंगे इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगा, क्योंकि ईस्ट डिस्प्लेशन करेगा आपको, तो देखोगे कि आपका गूथा हुआ आटा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। आपको फूल क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। और यही क्या हो गया, तो ईस्ट की उपयोगिता हो गई कहां पर, बेकिंग इंडस्ट्री में, जो बेकरी है, जहां पर ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्रीज बनाया जाता है या केक बनाया जाता है, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट के इस्तेमाल से क्या होता है कि उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया, तो यह क्या, फ्लफी हो गया। अब जैसे इसको बेक कर देंगे, तो बेक करने के बाद क्या हो जाएगा कि आप देखोगे इस तरह से ब्रेड बन जाएगा। अब ब्रेड में आप देख रहे होगे, इसमें क्या होगा, छिद्र दिख रहा होगा, टाइनी पोर्स दिख रहा होगा। ये टाइनी पोर्स क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ था, है ना। तो जैसे इसको काट दिया आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल गया आपको, लेकिन छेद उसमें अभी भी मौजूद रह गया आपको। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपने इसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया था, ईस्ट के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था आपको, जिसके कारण से इस तरह से फ्लफी हो गया आपको। तो इस तरह से आपको ये जो बेकरी इंडस्ट्री है वह आपको मेनली ईस्ट पर निर्भर रहता है, और इस तरह से आपके लिए, है ना, ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, एंड इडली हो गया, ढोकला हो गया, ये सारे के सारे बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावे हमें नेक्स्ट टॉपिक अब जानना है, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हम व्यापारिक पर्पज से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उसका क्या है कॉमर्शियल यूज। तो उसका बच्चों जो कॉमर्शियल यूज है, तो अभी भी आपने देखा था, जैसे ईस्ट हो गया, उसका कॉमर्शियल यूज क्या हो गया आपको, तो बेकरी आइटम बनाने में होता है, ठीक, वो भी हो गया आपको। इसके अलावा दूसरा भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसका हम बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में करते हैं। इसके अलावा वाइन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जो विनेगर होता है, सिरका होता है। अब जैसे जाओगे बाजार में, आप अचार खरीदने के लिए, अचार भी आपको कई क्वालिटी के मिलेंगे, कई तरह के मिलेंगे। आपको आम का अचार ही मिलेगा, कटहल का भी अचार मिलेगा, मिर्ची का भी अचार मिलेगा, है ना, नींबू का भी अचार मिलेगा। तो अब बताओ आप कि आम और नींबू, ये दोनों चीज क्या होंगे, आपको खट्टे होंगे, तो इसका अचार भी खट्टा ही होगा। लेकिन ये जो कटहल का अचार देखते हो, मिर्ची का अचार देखते हो, या और भी देखोगे मिक्स अचार होता है, तो ये अचार खट्टे कैसे हो गए, आप में से कोई मुझे बताएंगे। भाई खट्टा किसको होना चाहिए, आम का अचार को, और नींबू के अचार को खट्टा होना चाहिए, जबकि ये दोनों अचार का खट्टा क्यों हो गया। क्या आप लोग सुन रहे हो, हेलो। अब ये अचार खट्टा क्यों हो गया, कोई बता सकते हैं आप लोग। क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, विनेगर मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है, विनेगर मिला दिया जाता है। ये जो एसिटिक एसिड है, जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, इस एसिटिक एसिड को मिला करके क्या किया जाता है, आपको वो खट्टा टेस्ट में आपको बना देते हैं। इज इट क्लियर। तो इसका इस्तेमाल एक हो गया आपको, ये पिकल्स बनाने में हो गया आपको, और ये जो दो जो देख रहे हो, अल्कोहल और वाइन देख रहे हो, इसका इस्तेमाल बेवरेज में किया जाता है, दारू शराब में किया जाता है आपको। तो इस तरह से यह इसका क्या हो गया, आपको कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। इस तरह से कह सकते हैं कि ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, अल्कोहल और वाइन बनाने में करते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन और नेचुरल सुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस एटसेट्रा। अब इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन नेचुरल सुगर प्रेजेंट। अब देखिए कि अल्कोहल बनाना है या वाइन बनाना तो कैसे बनाएंगे आप। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको मैं देखो यहाँ पे कि जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था कि आप एक बर्तन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास टम्बलर ले लिया, ठीक है। मान लीजिए आपको बेरली या व्हीट या राइस का मान लीजिए अल्कोहल बनाना है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों चीज को क्या करना, बढ़िया से क्रश कर लेना है, बढ़िया से पीस देना है और क्रश करके आपको इसमें रख देना है। फिर क्या करिए, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए आप, और पानी के साथ साथ क्या करें, इसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला दीजिए आप। तो जैसे ईस्ट मिला दोगे तो इसमें जो शुगर प्रेजेंट था, व्हीट में या राइस में जो शुगर प्रेजेंट था, वह ईस्ट क्या करेगा, उसको धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा आपको। इसके अलावा क्रस्ट फ्रूट जूस, आपने मान लीजिए इसमें से क्या किया, आपने अंगूर का रस ले लिया, आपने आप अंगूर का रस ले लो, आप उसमें क्या करो, आप ईस्ट मिला दो आप। तो जैसे अंगूर के रस में ईस्ट मिला दोगे तो कुछ घंटों के बाद देखोगे कि वह सारा अल्कोहल क्या, सॉरी, जूस का रस क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट क्या करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको, फर्मेंटेशन। यह प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। यह वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी फूड आइटम जिसमें शुगर प्रेजेंट होते हैं, अगर उसको हम क्रश कर दें, हम उसका एक रस निकाल लें हम, और उसमें क्या करें, हम ईस्ट डाल दें, तो वो अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में लिखा दिया हमने कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स के प्रतिक्रिया के कारण से क्या हो जाता है, शुगर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं और वो अल्कोहल में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन कहते हैं। बात क्लियर हो रही है या किसी को डाउट है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आप ये जो फर्मेंटेशन है, इसके बारे में सबसे पहले किसने खोज किया था, क्या किया था, तो दानो आपको कहा कि अ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, एक फ्रांस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिसका नाम क्या, लुइस पास्चर, was the first to discover the fermentation process in 1857। 1857 इसमें क्या किया था, इन्होंने क्या किया, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर दिया था। और उससे पहले भी आप देखो दारू शराब बनता था, लेकिन उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इस शब्द का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, तो पूरे प्रोसेस को समझा दिया कि आप अंगूर के रस में क्या करते हो, जब ईस्ट मिलाते हो तो दारू शराब कैसे बनता है। उस सारे प्रोसेस को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई वो जो ईस्ट होता है, वो ईस्ट क्या करता है, आपको उसको डिकम्पोज कर देता है। अब मैं थोड़ा सा इसको केमिस्ट्री में भाषा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, यह है शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज है, मान लीजिए C6H12O6 है। अब जैसे ही इसमें ईस्ट होगा तो ईस्ट क्या होगा, है ना, या इसको H प्लस कहिए, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, वो सीधा कन्वर्ट होगा ट्वाइस मॉलिक्यूल C2H5OH, यही क्या आपको अल्कोहल है। तो ईस्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा आपको, ये जो ग्लूकोज देख रहे हो, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, आपको C2H5OH में तोड़ देगा, जो क्या है अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो इस तरह से क्या करता है, आपको वो तोड़ देता है। इसके बारे में आपको सबसे पहले लुइस पास्चर ने क्या किया, 1857 ईस्वी में इसके बारे में बताए थे। तो ये हो गया क्लियर आपको। अब नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है, क्या इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है? यस, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन। देयर आर वेरी मेडिसिन which we use in our daily lives when we get suffer from any disease,
एज लाइक, जैसे देखिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, बड़ा ही अच्छा शब्द है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में करते हैं? मेडिसिन के रूप में करते हैं। कब? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको कोई बीमारी हो जाता है। तो आपने पढ़ा था लोहा ही लोहा को काटता है। आप यहाँ पे देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से बीमारी हुआ, उसका दवा भी किससे बना रहे हो आप? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना रहे हो। तो ये तरीका है, ये हमारे साइंस है, जो क्या करते हैं उसी से दवा बना लेते हैं। कैसे होता है देखो, दीज मेडिसिन आर एंटीबायोटिक टेबलेट। ये जो मेडिसिन होते हैं किस रूप में होते हैं? आपको एंटीबायोटिक टेबलेट के रूप में होते हैं। जैसे आपको एमोक्सिसिलिन, आपको एक दवा दिखा रहा हूं मैं आपको, ये टेबलेट के रूप में है आपको, या ये कैप्सूल के रूप में हो सकती है। इस तरह से कैप्सूल है ये, यह एक कैप्सूल हो गया आपको, या टैबलेट, इसको टैबलेट कहते हैं, या कैप्सूल हो गया। या इसके अलावा आपको इंजेक्शन के रूप में भी मिल जाएंगे आपको। तो बाजार में आपको ये जो एंटीबायोटिक्स है आपको तीनों फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। मान लीजिए कोई टैबलेट लेना चाहेंगे तो टैबलेट के रूप में खा सकते हैं, नहीं उसको चाहे कैप्सूल चाहिए तो कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, नहीं वो इंजेक्शन के रूप में लेना चाहते हैं तो इंजेक्शन के रूप में भी क्या हो आपको बाजार में मिल जाएंगे। जैसे पेनिसिलिन है तो पेनिसिलिन का भी आपको मिल जाएगा आपको। तो ये तीनों फॉर्मेट बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो जिस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। दीज मेडिसिन kill or stop the growth of disease causing microorganism, such medicine are called antibiotics। अब पूछेगा कि भाई एंटीबायोटिक्स क्या है? तो वह मेडिसिन जो क्या करता हो, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देता हो या उसके ग्रोथ को रोक देता हो। जो मेडिसिन बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता हो या उसकी ग्रोथ को रोक देता हो, उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक एक्चुअली होता क्या है? यह भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक बनाते हैं, जो क्या करता है? बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है। यह हो गया। अब ये किससे बनाए जाते हैं? तो कहा कि एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया और फंगी। आप इसको दो चीजों से बना सकते हो। किससे बना सकते हो? या तो बैक्टीरिया से बना सकते हो या फंगी से बना सकते हो, है ना। तो इन दो चीजों से अभी तक आपको ये जो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके थ्रू मेडिसिन बनाए जाते हैं। जैसे हो गया आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, हो गया आपको टेट्रासाइक्लिन, हो गया आपको इरेथ्रोमाइसिन, हो गया आपको। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है जो आपको बैक्टीरिया और फंगी से बनाए गए हैं। अब एक चीज इसमें समझना बहुत जरूरी होता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है यह किस पे काम करेगा? यह आपको काम करेगा, आपको बैक्टीरियल पे ही काम करेगा। आपको जितने ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया कारण से इन्फेक्शन होते हैं, उस पे ही काम करेगा। अगर कोई बीमारी वायरस के कारण से हो, जिसको हम लोग वायरल डिजीज कहते हैं, जैसे हो गया कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया, उस पर यह एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या कि एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली, नॉट ऑन द वायरल इन्फेक्शन। वायरल डिजीज अगर किसी को हो गया, वो वायरस के कारण से हो रहा है, आप करो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक बना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब वह बना है बैक्टीरिया से या फंगी से बना हुआ। तो यह किस पे काम करेगा? बैक्टीरिया वाले पे ही काम करेगा, या दूसरे वाले पे काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं काम करेगा? उसके पीछे कारण है कि बैक्टीरिया के कारण से जो बीमारी होता है उसका अलग तरीका होता है, उसका पाथ अलग होता है, उसके पास, है ना, अलग तरह का शारीरिक संरचना होती है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो वायरस के कारण से होती है उसका कोई शारीरिक संरचना होती ही नहीं, बॉडी उसके जो सेल का कुछ संरचना होती ही नहीं है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खाओगे तो वायरल डिजीज पे काम नहीं करेगा, यह सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के होने वाले बीमारी पर ही काम करेगा।
ठीक है, इसी में और आगे देखिए आप, कहा कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। ये जो एंटीबायोटिक्स है इसका जो निर्माण करते हैं तो विशेष तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे ही करते हैं। अब ऐसा नहीं कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक बना देंगे। कुछ विशेष तरह के होते हैं उसी से बनाते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग तरह तरह के जो बीमारियां हैं उस बीमारियों के इलाज में करते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी एंटीबायोटिक्स है आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक। अब देखो ये पशु का चारा है, इस पशु के चारा में भी क्या किया जाता है, तो मिला दिया जाता है। क्योंकि इस चारे के माध्यम जब इस चारे को जब पशु खाएंगे है ना तो उसके शरीर में ये चारा जाएगा। मान लीजिए इसमें मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया है जो उसके शरीर में चारे के माध्यम से चला जाएगा, क्या होगा, अंदर में जाकर बीमारी फैलाएगा आपको। तो वो क्या करते हैं, इस चारे में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स मिला देते हैं कि जो भी बैक्टीरिया अंदर में जाकर के बीमारी फैलाएगा वहीं पे क्या कर देगा, वो एंटीबायोटिक उसको किल कर देगा, वहीं उसको मार देगा। तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, उसमें मिलाया जाता है, एंड पोल्ट्री, या मान लीजिए कहीं पे मुर्गी पालन हो रहा हो तो मुर्गी का जो चारा होता है उसमें भी क्या किया जाता है, इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, इससे क्या होता है कि उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा वो भी जांच हो जाएगी और अगर हो गया तो उसको भी रोका जा सकता है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, पेड़ पौधे में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे है ना, ये पेड़ पौधे में देख रहे होंगे ये जो हरा हरा पत्ते सब ये सब सूख रहे हैं, ये सब सूख रहे हैं, देख रहे हैं, वो फीका पड़ गया। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है। तो उस संक्रमण को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स का हम इसमें भी स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये अभी आपको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपका फसल फिर ठीक हो जाएगा आपको। तो इसलिए कहते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब ये पॉइंट्स क्या है मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। कहा कि जब भी आप एंटीबायोटिक अगर सेवन करो तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, अब ऐसे नहीं झोला छाप डॉक्टर से पूछ करके आप एंटीबायोटिक का सेवन कर दो, क्योंकि वो एक्चुअली होता क्या है, वो बैक्टीरिया ही होता है। अगर मान लीजिए आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है आपको। तो इसीलिए क्या करना होगा आपको, एक अच्छे जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे सलाह लीजिए और वो कह देंगे हाँ आप अभी ले सकते हैं, वो बता देंगे आपको कितना डोज लेना है ये भी बता सकते हैं आपको, तो ही जाकर के आप लो। ऑल्सो वी मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और इसके अलावा डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको 10 दिन क्या करना होगा, आपको 10 दिन का डोज है, ये 10 दिन आपको लेना होगा। अब कोई कहेगा नहीं हम 5 दिन लेंगे, तो 5 दिन लेने से क्या होगा, वो सही से काम नहीं करेगा आपको, क्योंकि डॉक्टर ने 10 दिन का डोज दिया है, मतलब कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में ग्रोथ कर रहा था वो उसको पूरी तरह से खत्म होने में 10 दिन का समय लगेगा और 10 दिन तक लगातार आपको दवा लेना पड़ेगा आपको। आप 5 दिन ही ले रहे हो तो क्या होगा, उसका इफेक्ट सही से उस पर नहीं होगा और आप बीमारी से जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। इसी कारण डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया 10 दिन, तो आपको 10 दिन ही लेना हो चाहिए, आपको 5 दिन ही लेने चाहिए। ये अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कहा डॉक्टर ने कहा 10 दिन, वो 15 दिन ले लिया, वो भी गड़बड़ी है कि इफ वी टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, कि जब जरूरी नहीं था उस समय ले लिया हमने, या हमने रॉन्ग डोज ले लिया हमने। डॉक्टर ने कहा कि आपको सुबह शाम खाना है, आपने सुबह दोपहर शाम तीन शाम खा लिया आपने, या सुबह शाम कहा खाने के लिए, तब सुबह में ले लिए शाम में ले लिए। अगर आप किसी भी तरह से रॉन्ग डोज ले लोगे इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, इससे क्या होगा, वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा, वो सही से काम ही नहीं करेगा। When you might need it in future, अगर मान लीजिए भविष्य में पुनः आपकी जरूरत पड़ेगा उसकी, अगर ले फिर लोगे वो तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यह एक बैक्टीरिया है। जैसे वो आपके शरीर में जाएगा आपका जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है
वह इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिमेंबर कर लेगा कि भाई ये आया था और इससे लड़के ठीक कर दिया था, और आपने क्या किया कि ये आया, आपके शरीर में कुछ था ही नहीं, आपने ले लिया था, तो भाई इसके जो इम्यून सिस्टम के मेमोरी में क्या हो गया कि भाई ये कोई काम का नहीं है, बिना मतलब का आता, बिना मतलब का जाता है। तो यही कारण है कि मान लीजिए भविष्य में आपको मान लीजिए कि उस एंटीबायोटिक की जरूरत हो, इससे पहले आपने उसको लेकर के आपने गलत इस्तेमाल कर लिया था, सही आपने रॉन्ग डोज ले लिया था, है ना, जब जरूरत नहीं था तब ले लिया था आपने, तो वो जो मेमोरी इम्यून के पास याद रहेगा उसके अनुसार से क्या होगा, वो उस पर काम करना ही नहीं देगा, मतलब एंटीबायोटिक लोगे कोई काम करेगा ही नहीं। तो यह भी एक समस्या है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आप डॉक्टर के पूछ करके ही लो। इसके अलावा कहा है कि आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी, अगर आप बिना मतलब का ले रहे हो, मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, आपके बॉडी में बहुत सारे क्या है, फायदेमंद बैक्टीरिया है, अगर आप बिना मतलब का लेते रहोगे तो क्या होगा, उस फायदेमंद बैक्टीरिया को भी मार देगा। यह भी एक समस्या उत्पन्न होगी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। मैंने शुरू में बता दिया हमने कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड है और फ्लू है तो उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यह वायरस के द्वारा होते हैं, जो वायरस के द्वारा होगा उस पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो जरूरी बात है, मैंने इसको रेड कलर में कर दिया हमने, इस दो चीज को, ये जो दो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझनी चाहिए, इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन भी आते रहता है ना, कि एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए और जितनी बताए उतनी ही लेनी चाहिए, उसका हम ना तो गलत डोज इस्तेमाल करें हम, और ना ही जब हमको जरूरत नहीं तब ले हम, और ना ही हम बिना मतलब का लेते रहें। ऐसा करने से क्या होगा कि वह भविष्य में जब जरूरत पड़ेगा तब काम नहीं करेगा आपको, यह एक समस्या हो जाती है। ठीक है, अब यहीं पर एक है जो आपको एक मैंने बताया था, पेनिसिलिन बताया था, है ना, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। अब इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं हम। अब देखिए, दिस पर्सन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कहे कि घटना है इन 1929 की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों पर वो, है ना, वो काम कर रहे थे, उस पर वो रिसर्च कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट्स, मतलब इसके पास जो देख रहे हो प्लेट है, इस प्लेट के पास बहुत सारे कल्चर प्लेट थे, उसी प्लेट पे इन्होंने देखा कि कुछ ग्रीन मोल्ड, जिस तरह से आपने ब्रेड मोल्ड देखा था, ब्रेड के ऊपर फफूंदी आया तो वो हो गया ब्रेड मोल्ड हो गया आपको, उसी तरह से उन्होंने देखा कि कुछ जो क्लस्टर रखे हुए थे जिससे बैक्टीरियल के कारण से बीमारी फैलते उसको देख रहे थे, तो वहां पर ग्रीन मोल्ड निकल गया था, ग्रीन मोल्ड is one of the cluster plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria, कि जैसे उसमें वो मोल्ड आ गया तो देखता है कि उस पर क्या हो रहा है अब, है ना, कोई बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई बैक्टीरियल, है ना, फंक्शन नहीं हो रहे हैं। इस तरह से क्या हो गया, इसके पास एक आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम इसी ग्रीन मोल्ड से हम क्या करें, हम दवा बना दें, कि मान लो कि ऐसा कोई बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश करता हो और उससे कोई बीमारी हो जाता हो, तो हम क्या करें, उस ग्रीन मोल्ड को उसको खिला दें, तो क्या होगा, तो उसके शरीर में क्या होगा, वो बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा आपको। तो इनफैक्ट इट आल्सो किल, कहे कि इतना ही नहीं, उसको रोकता ही नहीं, उसको मार भी देता बैक्टीरिया को। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, इस तरह से क्या हो गया, वो मोल्ड आपको पेनिसिलिन का खोज किया गया, तो इस तरह से पेनिसिलिन का खोज हुआ है आपको। तो यह एक एक्सीडेंटल घटना है ना, कि वह ऐसे ही काम कर रहे थे और उसको कुछ दिख गया, उसको एक ग्रीन मोल्ड आ गया। अब उस ग्रीन मोल्ड पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एकदम हर एक चीजों को बारीकी से देखते हैं और बारीकी से समझते हैं, तब जाकर के कोई खोज कर पाते हैं। अब ऐसे नहीं कि देख लिया कोई ग्रीन मोल्ड निकल गया और उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है,
है ना? तो सारे इफेक्ट को देखा उन्होंने कि जैसे ग्रीन मोल्ड आ गया तो देखते हैं कोई बैक्टीरिया उस पे अब आक्रमण नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, मर जा रहे हैं, वो इनएक्टिव हो रहा है, ग्रोथ उसका नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन का खोज कर दी, है ना? तो यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया है।